नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे आर्मी अग्निवीर जीडी भर्ती परीक्षा के प्रैक्टिस पेपर सेट चल रहे थे। किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसी आधार पर हम आपको प्रैक्टिस पेपर सेट करवा रहे थे। साथ ही इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एसके बुक्स द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है उनके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये बुक्स आपको एसके बुक्स पब्लिकेशन की मिलने वाली है। फर्स्ट की बात करें तो दोस्तों, ये अग्निवीर भारतीय थल सेना जीडी भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल गाइड तैयार की गई है। इस गाइड के अंदर आपको क्या क्या मैटर मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले बात करें हम दोस्तों अपने सिलेबस की, तो आपके सिलेबस में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके होते हैं जीके से, 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं साइंस से, 15 क्वेश्चन आपसे मैथ से और 5 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग से पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्लीट, और 50 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, बात करें सभी विषयों की, इसमें थ्योरी के साथ में आपको अभ्यास के लिए प्रश्न भी उपलब्ध करवाए गए हैं। पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे अच्छे से, थ्योरी जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए इसमें आपको अभ्यास प्रश्न भी उपलब्ध करवाए गए हैं। अभ्यास प्रश्नों का इसमें मैटर आपको टॉपिक के अनुसार देखने को मिलने वाला है। मूल विधि के साथ साथ आपको इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स भी देखने को मिलेगी। मैथ और रीजनिंग की बात करें, आपको मूल विधि के साथ साथ आपको कम समय में अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके, इसके आधार पर आपको बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक्स भी उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही इस पुस्तक के अंदर आपको क्यूआर कोड मिलेगा। क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और आप ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें हम तो ये अभ्यास पेपर्स हैं जो कि 50 पेपर्स आपको मिलने वाले हैं। ये जो 50 पेपर्स हैं ये पिछले 10 वर्षों की परीक्षाओं पर आधारित है। पिछले 10 वर्षों की परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए इन पेपर्स को तैयार किया गया है। भाषा बिल्कुल स्पष्ट व सरल है, कठिन प्रश्नों का हल देखने को मिलने वाला है और 100% सॉल्यूशन के साथ में ये प्रैक्टिस पेपर आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। साथ ही इसके अंदर भी आपको क्यूआर कोड मिलेगा। हर पेपर के ऊपर आप क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और हर एक पेपर के हर एक क्वेश्चंस का आप ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये बुक्स आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने के लिए इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान के साथ में पहला सवाल देखते हैं आज का सामान्य ज्ञान का। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह पूछा गया कौन सा है? ए है शुक्र, बी है बुध, सी है मंगल और डी है बृहस्पति। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र को बात करें तो शुक्र की सबसे गर्म ग्रह अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ही है। इसके अलावा भोर का तारा या सांझ का तारा, ठीक है, भोर का तारा या सांझ का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसके अलावा बात की जाए इनको पृथ्वी की जुड़वा बहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुक्र जो ग्रह है इसका आकार पृथ्वी के समान है, इसीलिए इनको पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो शुक्र ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। भोर का तारा है, सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, बुध ग्रह की बात करें तो सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। ठीक है, इसके अलावा बात करें सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के निकट है तो ये बुध ही है। ठीक है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है, और सूर्य से सबसे निकट का जो ग्रह है वो बुध को ही माना जाता है। इसके अलावा मंगल ग्रह की बात करें दोस्तों तो मंगल ग्रह से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। इसके 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से हैं? फोबोस और डीमोस, ये पूछ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। और बृहस्पति ग्रह की बात करें हम तो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है और इसका भी एक उपग्रह है, क्या नाम है? गैनीमेड।
गैनीमेड, गैनीमेड या गैनीमेड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं, राज्य सरकार की विधानसभा का मुखिया कौन होता है? राज्य सरकार की विधानसभा का मुखिया पूछा गया है। ए है राज्यपाल, बी है मुख्यमंत्री, सी है विधानसभा अध्यक्ष और डी है राष्ट्रपति। राज्य सरकार की विधानसभा का मुखिया कौन होता है? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। कंफ्यूज नहीं होना है, इजी सवाल लग रहा है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे विधानसभा अध्यक्ष भी कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है। राज्य सरकार की जो विधानसभा का जो मुखिया माना जाता है वो किसे माना जाता है? मुख्यमंत्री को माना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए है पेरिस, बी है वाशिंगटन डीसी, सी है न्यूयॉर्क और डी है जेनेवा। तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। पेरिस की बात करें दोस्तों तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। इसके अलावा बात करें वाशिंगटन डीसी में तो IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? वाशिंगटन डीसी में। और जेनेवा की बात करें तो जेनेवा में बहुत है, WHO, WTO, ठीक है, ये सब कहाँ है? जेनेवा में, ठीक है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है। आगे देखें, 2028 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए है पेरिस, बी है लॉस एंजल्स, सी है मॉस्को और डी है टोक्यो। तो 2028 के ओलंपिक खेलों की बात करें तो लॉस एंजल्स, USA। 24 में कहाँ हुए थे बताइए? पेरिस में, है ना। 2024 का जो ओलंपिक हुआ था वो पेरिस में, पेरिस फ्रांस में, ठीक है। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक मुख्य रूप से उसी देश में होते हैं जहां पर ओलंपिक करवाए जाते हैं, ठीक है। तो पैरा ओलंपिक भी लॉस एंजल्स में ही होंगे। जिस प्रकार से 2024 में पैरा ओलंपिक कहाँ हुए थे? पेरिस में हुए थे, और ओलंपिक भी कहाँ हुए थे? पेरिस में हुए थे, ठीक है। और 2020 की बात करें तो टोक्यो जापान में। आगे देखते हैं, माउंट आबू स्थित है। ए है हिमाचल पर्वत, बी है अरावली पर्वत, सी है द्रोणगिरी पर्वत और डी है विंध्याचल पर्वत। तो माउंट आबू की बात करें तो कहाँ है ये? अरावली पर्वत माला श्रृंखला में पड़ता है। और कहाँ पड़ता है ये? राजस्थान में, राजस्थान के सिरोही जिले में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आगरा पूछा गया। आगरा रिक्त स्थान नदी के किनारे स्थित है। यमुना, नर्मदा, सतलज या फिर गंगा? बताइए। आगरा, यमुना ना, और नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर है। गंगा के किनारे तो काफ़ी शहर हैं, जैसे कि बात करें पटना हुआ, हरिद्वार हुआ, ठीक है, ये सब इसके किनारे आते हैं। आगे देखते हैं, वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस खेल से है? ये अभी बहुत चर्चा में रहा था IPL में, इसलिए ये पूछा जा सकता है कि वैभव सूर्यवंशी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से है। मात्र 14 साल के बच्चा है ये। राजस्थान रॉयल्स में ये खेल रहा था क्रिकेट, और इनके द्वारा सबसे कम उम्र में IPL में शतक भी लगाया गया है, ठीक है। तो वैभव सूर्यवंशी 14 साल का बच्चा है ये, और ये राजस्थान की तरफ से क्रिकेट खेल रहा था IPL में, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है ये भी। आगे देखेंगे, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच है? भारत नेपाल, बांग्लादेश भारत, भारत पाकिस्तान या भारत अफगानिस्तान। सिंधु जल समझौता किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। 1960 में हुआ था ये, ठीक है। और अभी सिंदूर ऑपरेशन के समय जब पाकिस्तानी आतंकवादी द्वारा पहलगाम में हमला किया गया था, आतंकी हमला, उस वजह से भारत ने जो ये सिंधु जल समझौता है इसको स्थगित कर दिया है, ठीक है। तो 1960 में हुआ था, ये लेटेस्ट बनता है, इसलिए इसको भी ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, सिंदूर ऑपरेशन के समय भारत के DGMO कौन है? ए है राजीव घई, बी है अनिल चौहान, सी है उपेंद्र द्विवेदी, डी है इनमें से कोई नहीं। सिंदूर ऑपरेशन काफ़ी चर्चा में है,
इम्पोर्टेंट सवाल बनता है। तो इस समय भारत के DGMO, आपने शायद कुछ बच्चों ने या ज़्यादातर बच्चों ने फर्स्ट टाइम ही DGMO का नाम सुना होगा कि DGMO कौन होता है, क्या होता है। तो DGMO की बात करें, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, यानी कि भारतीय सेना का ये जो ऑपरेशंस जो किए जाते हैं, किसी भी प्रकार का जो ऑपरेशंस होता है उसमें जो फ्रंट पर जो कार्य करता है वो DGMO करता है। ठीक है, तो सिंदूर ऑपरेशंस में भारत के DGMO कौन है? राजीव घई साहब हैं। ये लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी हैं राजीव घई जी, इनके द्वारा ही ये DGMO पद अब कार्य किया जा रहा है। अभी जो सीज फायर किया गया था उस समय इनके पास ही, राजीव घई के पास ही पाकिस्तान के DGMO का फ़ोन आया था कि सीज फायर के लिए हम तैयार है। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि फर्स्ट टाइम ये शायद ही किसी बच्चों को पता होगा DGMO का, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अनिल चौहान की बात करें तो ये CDS हैं भारत के वर्तमान में, और ये आर्मी के जनरल साहब हैं उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, आगे देखेंगे पहलगांव आतंकी हमला कब हुआ? 12 अप्रैल 2025, 22 अप्रैल 2025, 6 मई 2025, 11 मई 2025। पहलगांव आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025 को। ठीक है, वेसरन घाटी थी पहलगांव में, वहाँ पर आतंकियों द्वारा निहत्थे लोगों पर काफ़ी गोलियां चलाई गई थी, काफ़ी लोग मर गए थे। ठीक है, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। पहलगांव आतंकी हमला कब हुआ था? 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या फिर बेंगलुरु? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। स्थापना की बात करें RBI की तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। और अभी जो RBI के जो गवर्नर हैं कौन है? संजय मल्होत्रा जी। संजय मल्होत्रा जी RBI के भी गवर्नर है। ठीक है, आगे देखेंगे पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ए है 7, बी है 9, सी है 13 और डी है 29। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कितने पदक जीते भारत ने? 29 की बात करें, जिसमें 7 गोल्ड हैं। गोल्ड की बात करें हम, सिल्वर की बात करें तो सिल्वर कितने हैं? 9 हैं। और ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज कितने हैं? 13। टोटल कितने हैं? 29 मेडल भारत ने जीते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आइजोल किस राज्य की राजधानी है? ए है असम, बी है नागालैंड, सी है मिजोरम और डी है त्रिपुरा। आइजोल किसकी राजधानी है? मिजोरम की। असम की राजधानी की बात करें दोस्तों तो क्या है? दिसपुर है। और नागालैंड की क्या है? कोहिमा। और त्रिपुरा की बात करें हम तो अगरतला है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ए है जस्टिस संजीव खन्ना, बी है जस्टिस BR गवई, सी है धनंजय बाई चंद्रचूड़ और डी है उदय उमेश ललित। तो भारत के 52वें CJI मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो जस्टिस BR गवई साहब बने। ठीक है, 51वें कौन थे? संजीव खन्ना जी थे। 52वें नंबर के ये हो गए हैं BR गवई साहब। 50वें नंबर के जो थे ये धनंजय भाई चंद्रचूड़ जी थे। और 49 नंबर के जो थे ये उदय उमेश ललित जी थे। ठीक है, क्लियर है? आगे देखें, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? 1971, 1961, 1974 या फिर 1970? तो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था तो कब हुआ था? 1971 में। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है भाई, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से बताना है कि भाई एल्यूमिनियम होगा इसका मुख्य अयस्क कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा है भाई बॉक्साइड, ऑप्शन बी दे रखा है कैलामाइन, ऑप्शन सी दे रखा है कैल्सिसाइट और ऑप्शन डी में दे रखा है बी गैलेना। तो ध्यान रखना भाई एल्यूमिनियम होगा इसका अयस्क कौन सा होता है बॉक्साइड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारे पास ऑप्शन बी में दे रखा है भी कैलामाइन, तो ध्यान रखना भी कैलामाइन होता है ये किसका अयस्क होता है, जिंक का होगा। तो ध्यान रखना भी जिंक का अयस्क क्या होता है कैलामाइन। कैल्सिसाइट होगा भाई ये किसका अयस्क होता है, कॉपर का अयस्क होता है। तो ध्यान रखना भाई ये किसका हो जाएगा, कॉपर का होता है। गैलेना ये किसका होगा भाई, सीसा का होता है। इसके अलावा हमें ध्यान रखना भाई हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये किसके होते हैं, लोहे के होते हैं। कैल्शियम का अयस्क क्या होता है, जिप्सम होता है। तो ध्यान रखना भाई लोहे का अयस्क क्या होंगे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। कैल्शियम का अयस्क क्या होता है, जिप्सम होता है। इसी प्रकार पूछ लेता है भी सोना होता है, गोल्ड होता है, इसका अयस्क क्या होता है, कैल्वराइट होता है। तो ध्यान रखना भी सोने का इसके अलावा आपको ध्यान रखना भी पारा होता है, इसका अयस्क क्या होता है, सिनेबार होता है। जस्ता होता है, जिंक होता है, जिंक ब्लेड होता है। इन सभी से भी प्रश्न पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 17 भाई हास्य गैस कौन सी है। ऑप्शन ए दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में दे रखा है भी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में दे रखा है हाइड्रोजन परऑक्साइड और ऑप्शन डी में दे रखा है भी नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना है भाई नाइट्रस ऑक्साइड होती है, इसे ही क्या कहा जाता है, हास्य गैस कहा जाता है। और इसका सूत्र भी परीक्षा में पूछ लेता है, तो क्या होता है भी N2O होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होगा इसका सूत्र क्या होगा भाई CO2 होता है। सल्फर डाइऑक्साइड होगा इसका सूत्र क्या होगा SO2 हो जाएगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड भाई H2O2 होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है भाई आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम आती है। ऑप्शन ए दे रखा है नियोन, ऑप्शन बी दे रखा है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी अभी कार्बन मोनोऑक्साइड। आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है भाई कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये आग बुझाने में सहायक गैस होती है। जबकि आपसे प्रश्न पूछ ले भाई आग जलाने में सहायक गैस, आग जलाने में सहायक गैस कौन सी होगी। तो ध्यान रखना है भाई कौन सी होती है, ऑक्सीजन होती है। नियोन होता है भाई, ध्यान रखना है भाई नियोन का प्रयोग किस में किया जाता है, जो लाइट्स होती हैं उनके अंदर किसका प्रयोग किया जाएगा भाई, नियोन का। रंग बिरंगी जो लाइट्स होते हैं, कलर्स होते हैं, चलचित्र होते हैं, इन सभी में किसका प्रयोग किया जाता है, नियोन का। नेक्स्ट है हमें आप ध्यान रख लेना है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से भी भाई कि पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, CO2 गैस ग्रहण करते हैं। मात्रा पूछे भाई वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो नाइट्रोजन 78% होगी और कार्बन डाइऑक्साइड होती है भाई ये कितनी होती है 0.03% होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये कैसी गैस होती है भी जहरीली गैस होती है। वाहनों के धुओं से कौन सी आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और सूत्र पूछ ले तो क्या होगा भी CO होता है। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है भी कौन सा स्तनपायी अंडे देती है। ऑप्शन ए दे रखा है चमगादड़, ऑप्शन बी में है भाई कंगारू, ऑप्शन सी है चिड़िया और ऑप्शन डी है डक ब्लड प्लेटिपस। अंडे देने वाला स्तनपायी जीव कौन सा है भाई, डक ब्लड प्लेटिपस और एकिडेना। तो ध्यान रखना है एक तो हमारा आंसर क्या होगा डक ब्लड प्लेटिपस और दूसरा क्या होगा भाई एकिडेना होता है।
ये भी अंडे देने वाला स्तनपायी होता है। अल्प विकसित बच्चों को जन्म देने वाला कौन सा होगा भी? कंगारू। तो ध्यान रखना है भी अल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है। नेक्स्ट है भाई चमगादड़। तो ध्यान रखना है भाई एकमात्र स्तनपायी जो उड़ता है वो कौन सा होगा भाई? चमगादड़। तो उड़ने वाला स्तनपायी चमगादड़ है भाई, उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा होगा? चमगादड़। सबसे बड़ा स्तनपायी तो कौन सा होगा भाई? तो ध्यान रखना सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा होता है? ब्लू व्हेल होता है। सबसे छोटा पक्षी या भी हवा में उल्टा या पीछे उड़ने वाला पक्षी कौन सा होता है? गुंजन पक्षी होता है, जिसे हम हमिंग बर्ड भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 20 है भाई लेप्रोस्कोपी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दे रखा है रेडार से, ऑप्शन बी दे रखा है भाई उत्तक विज्ञान, ऑप्शन सी दे रखा है लेजर बीम का अध्ययन और ऑप्शन डी है भी सर्जरी और रोग की जांच। लेप्रोस्कोपी क्या होती है? जो डिजीज बीमारियां होती है उनकी जांच यानी उनकी सर्जरी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए डी। प्रश्न नंबर 21 है भाई द्रव की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? ऑप्शन ए दे रखा भी ठोस, ऑप्शन बी है तरल, ऑप्शन सी में प्लाज्मा और ऑप्शन डी है भाई गैस। तो ध्यान रख रहे हैं तीन अवस्था तो कौन सी हो गई भाई? ठोस होती है, द्रव होती है और गैस होती है, और चौथी जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है? प्लाज्मा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सी प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 22 है भाई निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? ऑप्शन ए दे रखा है यूरिया, ऑप्शन बी है भाई अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन सी है CAM और ऑप्शन डी है भाई NPK। तो ध्यान रखना है भाई मिश्रित यूरिया कौन सा होगा? मिश्रित उर्वरक कौन सा होगा? ऑप्शन डी NPK। ध्यान रखना है भाई NPK इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है। NPK की फुल फॉर्म क्या होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ऑप्शन ए में यूरिया। तो ध्यान रखना है भाई यूरिया से प्रश्न पूछ लेता है यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? नाइट्रोजन की मात्रा तो कितनी होगी? इसमें 46% होती है, 46% होती है। प्रश्न नंबर 23 है भाई निम्न में से गाय के दूध में किस विटामिन का प्रमुख, गाय के दूध होगा ये कौन से विटामिन का प्रमुख स्रोत होता है? ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं भाई विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो गाय के दूध के अंदर पाए जाने वाला विटामिन इनमें से हमें प्राथमिकता किसको देनी है भाई? विटामिन ए को। ध्यान रखना है इससे संबंधित अन्य जो हमें प्रश्न से विटामिन ए होगा भाई इसका रासायनिक नाम यदि आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? रेटिनोल होता है। किसके लिए अच्छा विटामिन होगा? ये आंखों के लिए। विटामिन बी होगा भाई इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है? थायमीन होगा। विटामिन डी होगा इसका रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्सीफेरोल। विटामिन सी होगा भाई इसका रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल होता है। कमी से बीमारी पूछ ले भाई विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? मसूड़ों से खून आता है जिसे ही क्या कहा जाता है? स्कर्वी बीमारी हो जाती है। तो ध्यान रखना है इसकी कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी। विटामिन डी होगा भाई इसकी कमी से क्या होगे भाई? हड्डियां कमजोर हो जाती है जिसे हम रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया ही कहा जाता है। तो ध्यान रखना है भाई बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाएगी? रिकेट्स। वयस्क मनुष्य के अंदर कौन सी होती है? तो हमें ध्यान रखना है भी ऑस्टियोमलेशिया।
विटामिन बी होगा भाई, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी बेरी। विटामिन ए होगा भाई, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो हमें ध्यान रखना है रतौंधी, जीरोफ्थेल्मिया, क्रेटोमलेशिया, ये सभी बीमारियां भी परीक्षा में पूछ लेता है भाई विटामिन से संबंधित क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है भाई, टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है? यानी टाइफाइड में हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है भाई यकृत, ऑप्शन बी में दे रखा है फेफड़ा, ऑप्शन सी दे रखा है पेट और ऑप्शन डी में दे रखा है आंत। तो टाइफाइड के अंदर प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है भाई? आंत प्रभावित होती है। हमें ध्यान रखना है भाई टाइफाइड होगा ये कैसी बीमारी होती है? जीवाणु जनित। तो टाइफाइड का जीवाणु कौन सा होता है? साल्मोनेला टाइफी होता है। टाइफाइड के अंदर जांच पूछ लेता है भाई, इसके लिए कौन सी जांच की जाती है? तो ध्यान रखना है भाई इसके लिए परीक्षण कौन सा किया जाता है? विडाल परीक्षण। यकृत होगा भाई, ध्यान रखना है भाई यकृत से संबंधित शराब का यदि सेवन करते हैं लीवर सिरोसिस बीमारी, दूसरा भाई पीलिया के अंदर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ध्यान रखना है भी पीलिया में प्रभावित कौन सा होगा? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी होती है? यकृत होती है। फेफड़ा होगा भाई, ये किसके अंदर प्रभावित होता है? तो ध्यान रखना है भाई टीबी या तपेदिक। कौन सा अंग प्रभावित हो गया? फेफड़ा प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है भाई, किस दांत को 3 जड़ें होती हैं? कौन सा दांत होगा जिसे 3 जड़ों वाला दांत कहा जाता है? हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है मोलर, ऑप्शन बी दे रखा है भाई प्रीमोलर, ऑप्शन सी दे रखा है इंसीजर और ऑप्शन डी दे रखा है भाई कैनाइन। तो हमें ध्यान रखना है भाई मनुष्य के अंदर कार्य और संरचना के आधार पे ये जो 32 जो दांत होते हैं इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। तो पहले तो ये ध्यान रखना है भाई कुल दांत कितने हो गए? 32 होते हैं। इनमें से भाई दूध के दांत कितने होंगे? 20। अस्थायी दांत कितने होते हैं? 20। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हमें ध्यान रखना है भाई अध्ययन क्या हो गया? ओडेंटोलॉजी। कार्य और संरचना के आधार पे कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान रखना है विकृंतनक, रदनक, अगरचौवर्णक और फोर्थ कौन सा हो गया भाई? चौवर्णक। यानी कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब इनके जो फंक्शन होंगे भाई क्या क्या होते हैं? तो ध्यान रखना है विकृंतनक जो दांत होते हैं बिल्कुल सामने वाले, इनके फंक्शन क्या होते हैं? भोजन को काटने का कार्य करता है। तो ध्यान रखना भी इसका कार्य क्या होगा भाई? काटने का। रदनक का भाई चीरने व फाड़ने का। और इनका कार्य क्या होगा भाई? चबाने का व पीसने का, ग्राइंडिंग और मिक्सिंग करने का। भाई इनकी संख्या से पूछ लेता है तो इनकी संख्या के लिए हमें एक सूत्र ध्यान रखना है भाई दंत सूत्र क्या होगा बच्चों के अंदर और मनुष्य के अंदर? दंत सूत्र भाई बच्चों और वयस्क मनुष्य में तो ध्यान रखना है 2102 2102। ये तो किसके अंदर होगा भाई? बच्चों के अंदर होता है। यदि वयस्क मनुष्य का पूछता है 2123 इंटू 2 है।
तो ध्यान रखना है भाई, इनकी संख्या 2 और 1 3, 3 2 5, 5 नीचे वाले 10 से 10 दूनी 20। तो बच्चों के अंदर जो दांत होंगे इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होगी? 20। वयस्क मनुष्य के अंदर भाई 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 दूनी 16 नीचे और 8 8 दूनी 16 और ये 16 इधर वाले कितने हो गए? 32। तो कुल दांत कितने हो गए? 32। अब इनके अंदर प्रश्न पूछ रहा है भाई किस दांत में 3 जड़ें होती है? तो ध्यान रखना है जो मोलर जो दांत होता है भाई इसके अंदर जड़ों की संख्या पूछ रहा है भाई कितनी होंगी? तो मोलर दांत होता है इसमें कितनी जड़ें होती है? 3 जड़ें होती है। यानी कि चवणक जो दांत होता है इसे 3 जड़ों वाला दांत कहा जाता है। दूसरा ध्यान रखना है भाई अक्कल का दांत किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना है भाई अक्कल का दांत। तीसरा जो मोलर दांत होता है इसे हम विजडम टीथ कहते हैं, अक्ल का दांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है भाई निम्न में से किसके पाचन में लार मदद करती है? ऑप्शन ए दे रखा है भाई प्रोटीन, ऑप्शन बी में दे रखा है वसा, ऑप्शन सी है रेशा और ऑप्शन डी है भाई स्टार्च। इनमें से किसके पाचन के अंदर लार मदद करती है? तो ध्यान रखना है भाई लार से संबंधित क्वेश्चन क्या क्या पूछता है परीक्षा में। मानव मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो ध्यान रखना है भी कितनी जोड़ी हो जाएंगी? 3 जोड़ी लार ग्रंथि। प्रतिदिन लार का स्त्रावण यदि आपसे पूछता है तो कितना होता है? लगभग 1.5 लीटर पर डे होता है। भोजन ग्रहण करने से पहले लार का पीएच मान कितना होता है? तो हमें ध्यान रखना है भी भोजन ग्रहण करने से पहले पीएच मान यदि 6.35 से 6.85 के मध्य होता है। यानी नेचर कैसी होगी इसकी? एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। अब लार के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम पूछे भाई तो ध्यान रखना है इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो लार के अंदर एक तो टाइलिन पाया जाता है जिसे हम सिलेवरी एमाइलेज भी कहते हैं। दूसरा जो हो जाएगा इसके अंदर वो कौन सा पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है। टाइलिन जो एंजाइम होता है भाई इसका फंक्शन क्या होता है? तो ध्यान रखना है ये स्टार्च जो होता है उसे माल्टोज में बदल देता है। तो टाइलिन का कार्य क्या होगा? स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? ये माल्टोज के अंदर। तो हमें प्रश्न में क्या पूछ रखा है? ध्यान रखना है भी किसके पाचन में लार मदद कर रही है? प्रोटीन के में, वसा के में, रेशा के में, स्टार्च के में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी स्टार्च। यानी कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है, पाचन होता है, वो पार्शियली कहां से प्रारंभ होता है? तो ध्यान रखना है भाई मुख से प्रारंभ होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत कहां से होती है? मुख से होती है। और मुख के अंदर जो भोजन होता है उसकी अवस्था क्या कहलाती है? तो हमें ध्यान रखना है भाई मुख में भोजन की अवस्था क्या कहलाती है? बोलसे कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है भाई निकट दृष्टि दोष किस कारण होता है? ऑप्शन ए दे रखा है भाई आइरिस के स्थान बदलने से, ऑप्शन बी दे रखा है कमजोर मांसपेशी, ऑप्शन सी है भाई आंखों के पुतली के आकार में परिवर्तन और ऑप्शन डी है भाई रेटिना की कमजोरी। निकट दृष्टि दोष मायोपिया, ध्यान रखना भी इसे अन्य किस नाम से जानता है? मायोपिया। इस बीमारी के अंदर निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या होती है? व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की जो वस्तुएं होती है वो धुंधली दिखाई देती हैं। तो ध्यान रखना है भी दूर की वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं? धुंधली दिखाई देती है। इसके अंदर क्या होता है भाई? ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज आंख के किस भाग पे बननी चाहिए भाई? इमेज वस्तु की कहां पे बनती है भाई? रेटिना भाग के ऊपर। और रेटिना पर बनने वाला इमेज कैसी होती है? वास्तविक व उल्टी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। लेकिन निकट दृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होगा उसके अंदर जो इमेज होगी भी रेटिना से न बनकर क्या होगी? रेटिना से पहले ही बन जाती है। यानी आंखों की जो पुतली होती है उसके आकार में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सी।
दूसरा प्रश्न क्या ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न पूछ लेता है भी निकट दृष्टि दोष होता है, इसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना है भाई, लेंस यदि आपसे पूछे भाई किसका प्रयोग किया जाता है इसके अंदर, तो हमें ध्यान रखना है भाई अवतल लेंस का। दूसरा भाई दूरदृष्टि में, इसके अंदर यदि आपसे पूछे तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ध्यान रख लेना है भाई, प्रश्न पूछ लेता है जरा दृष्टि जो दोष होता है इसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, तो जरा दृष्टि के अंदर द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना है भाई, जरा दृष्टि दोष, इसमें द्विफोक्सी। और लास्ट इसके अंदर हमें ध्यान रख लेना है भाई, अबिंदुकता के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता, इसमें कौन सा होगा भाई, बेलनाकार। यानी इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति या तो वर्टिकल देख सकता है या हॉरिजॉन्टल देख सकता है, एक साथ दोनों प्रकार की इमेजें नहीं देख पाता है। प्रश्न नंबर 28 है भाई, मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन वजन क्या है। हमारा जो ब्रेन होगा भाई इसका वजन कितना होता है। ऑप्शन ए दे रखा है भाई 1 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 1200 ग्राम, ऑप्शन सी है भाई 1250 ग्राम और ऑप्शन डी है भाई 1500 ग्राम। ध्यान रखना है भाई ब्रेन से संबंधित प्रश्न से प्रश्न पूछे भाई, मानव शरीर का सीपीयू किसे कहा जाता है, मस्तिष्क को कहा जाता है। मस्तिष्क होगा भाई हमारे शरीर में जितने भी प्रकार की गतिविधि होती है उसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का कार्य करता है। मस्तिष्क किसका भाग होता है, तो ध्यान रखना भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग होगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। मस्तिष्क होगा भाई, इसकी इकाई यदि आपसे पूछे भाई इसकी इकाई क्या होती है, तो ध्यान रखना इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन होती है। और अध्ययन क्या कहलाता है भाई, इसका न्यूरोलॉजी कहलाता है। मानव जो मस्तिष्क होता है भी इसका एवरेज वेट कितना होता है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा भाई 1500 ग्राम होता है। महिलाओं का जो मस्तिष्क होता है उसके अंदर वजन कितना होता है, लगभग 1250 से 1350 ग्राम में होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है भी, निम्न में से कौन सा संक्रमण रोग हवा से फैलता है। ऑप्शन ए दे रखा है भी प्लेग, ऑप्शन बी दे रखा है टाइफाइड, ऑप्शन सी दे रखा है तपेदिक और ऑप्शन डी दे रखा भी हैजा। इनमें से हमें बताना है भी कौन सा बीमारी होगी जो हवा के द्वारा फैलती है। तो ध्यान रखना है भाई, टीबी, तपेदिक, यक्ष्मा, क्षय रोग। इसे अन्य किस नाम से जानते हैं भी, टीबी, यक्ष्मा, क्षय रोग। इसका आपसे जीवाणु पूछ लेता है, जीवाणु जनित रोग है तो इसका जीवाणु कौन सा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। इसके अंदर क्या प्रभावित होता है, तो ध्यान रखना है भाई इसमें प्रभावित क्या होते हैं, फेफड़े प्रभावित होते हैं। इसके उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है, डॉट्स परीक्षण किसके लिए किया जाता है, तपेदिक या टीबी की रोकथाम के लिए कौन से उपचार की विधि अपनाई जाती है, डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट फॉर ए शॉर्ट कोर्स। प्लेग होता है भी प्रश्न पूछ लेता है काली मौत किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना है भी काली मौत किसे कहेंगे, प्लेग को। इसका जीवाणु क्या होता है, पैस्चुरेला पेस्टिस होता है। टाइफाइड अभी हमने पढ़ा भाई, इससे संबंधित ये भी कैसा होगा, साल्मोनी टाइफी इसका जीवाणु होता है। इसकी जांच कौन सी होती है, तो ध्यान रखना विडाल होती है। टीबी की जांच कौन सी होती है, मोन्टेक्स होती है। हेजा होगा भाई, इसका जीवाणु कौन सा होता है, विब्रियो कोलेरा होता है। इसके अंदर क्या प्रभावित होती है, आंत प्रभावित होती है या भाई पाचन तंत्र। इसके लिए यदि आपसे जांच पूछे तो कौन सी की जाती है, सिक परीक्षण किया जाता है। इसकी जांच कौन सी होगी, विडाल होती है। इसकी जांच कौन सी होती है, मोन्टेक्स होती है। प्रश्न नंबर 30 है भाई, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, जल का घनत्व होगा भी सबसे ज्यादा किस टेम्परेचर पर होता है। ऑप्शन ए दे रखा है भाई 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी दे रखा है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी दे रखा है भाई 6 डिग्री सेल्सियस। जल का घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस से ताप के ऊपर होता है। प्रश्न ध्यान रखना भी, जल का हिमांक यदि आपसे पूछे
तब हमारा आंसर क्या होगा 0 डिग्री, यानी गलनांक बिंदु कितना होता है इसका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि क्वथनांक बिंदु कितना होता है इसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ है, बस छूटने का समय 21 बजे, इसका मतलब क्या है? रेलवे टाइम है, 24 आवर्स वाला टाइम है, तो ये आपको देखना है। वहाँ 12 बजने के बाद में 1 नहीं बजता, 13 बजते हैं, 13, 14, तो 21 का क्या मतलब है 9 बजे, ठीक है। आप जोड़ेंगे 12 के बाद में 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 बजे, ठीक है। 9 भी क्या होगा PM वाला, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि cos 0/1 प्लस साइन 90 डिग्री इक्वल टू एक्स तथा साइन थीटा इक्वल टू एक्स, ये जो एक्स है यहाँ इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो थीटा का नाम अपने को बताना है, थीटा का मान, ठीक है। कैसे करेंगे, तो देखो एक्स की पहले एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक्स बराबर अपने को क्या गिवन है, cos 0 डिग्री अपॉन 1 प्लस साइन 90 डिग्री। सोल्व करके देखते हैं। cos 0 का मतलब क्या होता है 1 अपॉन 1 तो दिया हुआ है, प्लस साइन 90 कितना होता है 1, तो ये हो गया हाफ। अब x इक्वल टू क्या आ गया, हाफ आ गया, तो अपन रख लेते हैं। यहाँ क्या था, साइन थीटा इक्वल टू एक्स की वैल्यू अपन ने निकाल ली, साइन थीटा इक्वल टू हाफ। अब देखो साइन थीटा हाफ मतलब आधा कब होता है, 30 पे, ठीक है। साइन 0 पे 0 होता है, 30 पे आधा होता है, ठीक है। तो 30 डिग्री का है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आपको साइन कोस और टेन के, साइन और कोस के 2 के 0, 30, 45, 60 और 90 तक के मान ध्यान रहने चाहिए। उसके बाद में अपन खाली साइन का भी ध्यान रहेगा तो आप सारा का सारा निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं मैं 33। यहाँ दिया हुआ है एक बहुभुज में 27 विकर्ण है, तो इसमें भुजाओं की संख्या निकालनी है। विकर्ण की संख्या कितनी दी हुई है 27, आपको निकालनी है भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या जैसे विकर्ण वाला जो फॉर्मूला होता है n-3/2 ये होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है विकर्णों की संख्या, तो अपने को क्या दिया हुआ 27, तो अपन डायरेक्टली ऑप्शन से जा सकते हैं, ऑप्शन से जा सकते हैं अपन। ये क्या थे 27 अपने को दिए हुए, तो इधर देखता हूँ n-3 इक्वल टू 54, 27 × 54। अब देखो n की जगह क्या वैल्यू पुट करोगी 54 आ जाए। अब मैं स्टार्टिंग से चलता हूँ, n की जगह सपोज करो 9 पुट करा, तो यहाँ आएगा 9 × 9 - 3 मतलब 6, तो 9 छेंगे 54, इसी पहले ऑप्शन से आ रहा है 54 बराबर 54, तो अपना ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी आप निकाल सकते हैं। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं 11, n का मतलब 11 गुणा 11 में से 3 घटाए तो 8, 11 8 88, जबकि अपने को कितना चाहिए 54, खत्म हो गया। इसी टाइप से 11 से 88 आ रहा है तो 12 से तो ज़्यादा आएगा, ये भी खत्म, 14 से भी ज़्यादा आएगा। इस टाइप से आप इसको डायरेक्टली ऑप्शन से इसको सोल्व कर सकते हैं। विकर्णों का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला था n × n-3/2 इक्वल टू विकर्णों की संख्या, ठीक है। नेक्स्ट है 34। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 10:11, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा अपने को ये निकालना है, ठीक है। पता है कि लाभ ही होना है, 10 में खरीद के 11 रुपये में बेची हुई है, लाभ प्रतिशत आप निकाल लेते हैं। अनुपात में दिया हुआ तो अपन डायरेक्टली इसको वैसे भी निकाल सकते हैं। इनका डिफरेंस कितना हो रहा है 1 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने रुपये पे 10 रुपये पे, 10 रुपये क्रय मूल्य मतलब CP, 11 रुपये क्या SP मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। कितना डिफरेंस 1 रुपये का लाभ हो गया कितने पे 10 रुपये पे, निकालेंगे डायरेक्टली, ये आ गया आपके पास 10%, कितना हो गया 10% का लाभ हो गया अगर अनुपात ये होगा तो, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सबके आगे प्रतिशत लगा दो क्योंकि अपन से लाभ प्रतिशत पूछा हुआ है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन 35 में क्या दिया हुआ है, यदि 18 पुरुष एक काम को 15 दिन में करते हैं तो 60 पुरुष दुगने काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली कर लेते हैं M1 D1 और काम कितना है W1, ठीक है, M2 D2 और W2, बस इस फॉर्मूले से अपन वैल्यू पुट करते हैं। इधर मैं इसको लेता हूँ सोल्व करके। M1 कितना है 18 दिन कितने हैं 15, काम कितना 1 बराबर 60, यहाँ D2 मतलब कितने दिन लगेंगे उससे दुगुना काम, बस इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है, 18 × 15 × 2 बराबर 60 × D2। वापस से इधर से सोल्व करता हूँ, दिनों की संख्या निकालनी है, D2 आ जाएगा आपके 18 × 15 × 2 बटावा 60। इससे काटता हूँ 1 या 30 बार में। अब देखो 6 से काट लेते हैं, 6 कम 6 दूनी 12, 6 3 18 और 6 पंजे 30। इसको वापस करते हैं 3 से 3 बार, 3 × 3 आ गया 9, मतलब 9 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक, आसानी से आप इसको निकाल सकते। नेक्स्ट आपका 36, रूट में डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व होता है, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग से पहले सबसे लास्ट से सोल्व करते हैं। 144, रूट 144 कितना होता है आपका
ये होता है। देखो रूट वाली संख्या ऐसे सोल्व की दी जाती है। ये आ गया आपका 248 प्लस रूट 52 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट की वैल्यू निकालेंगे, ये आ गई आपके पास कितनी 12। इनको अपन सोल्व करते हैं आगे। ये आ गया 248 प्लस अब किसको सोल्व करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे। 52 और 12 64, 52 53 54 और 10 64। ये आ गया आपके पास रूट 64। वापस से इसको सोल्व करते हैं। 248 प्लस 64 का रूट अगर आप निकालते हैं तो कितना आता है 8। ये आ गया 8, 8 दूनी 16, 5 और 256 रूट, ठीक है। रूट 256 कितना होता है 16। कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। रूट वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, पीछे से अपन सोल्व करते आएंगे। पहले इसको फिर इसको जोड़ के फिर इसको धीरे धीरे वो बिल्कुल कितना भी बड़ा हो धीरे धीरे करके छोटा होता जाएगा। नेक्स्ट आपका 37, एक कक्षा में 70% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 255 है तो आपको लड़कों की संख्या निकालनी है। प्रतिशत लड़कों का दिया हुआ है, संख्या लड़कियों की दी हुई है, इतना थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बस, और बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 70% अगर लड़के हैं तो लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा, लड़कियों का प्रतिशत हो गया 30%। ये जो वैल्यू दी हुई है 30% की वैल्यू दी हुई है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 30% बराबर दिया है 255, अपने को वैल्यू कितने की निकालनी है 70% की, तो 70% की वैल्यू निकाल लो। 255 30 गुणा 70, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से करते हैं 8 8 या 24 1 15 5 बार में, ठीक है। 7 5 35 3 8 का 856 57 58 59 595। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 595 क्या थे, लड़के थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका 38, 5 छात्रों 30 40 50 60 और 70 का औसत आपको निकालना है। डायरेक्टली होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। पूरे आप 1 0 0 भी नहीं ऐड करेंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 7 18 7 25, ठीक है। कितना हो गया 25 और 1 0। राशियों का योग तो हो गया, राशियों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 से आप डिवाइड कर दो, 25 5 बार में गया मतलब 50। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 39, इसको अपने को सोल्व करना है। 6y² माइनस 2/0 सोल्व कर लो। 6/y² इक्वल टू 2। वापस से सोल्व करते हैं। 2y² इक्वल टू 6, y² इक्वल टू 3, 2 इधर जाएगा 3 आ जाएगा, y आ गया आपके पास √3। प्लस माइनस √3 आता है, आपको a की दी हुई है प्लस वैल्यू, तो आपको ये निकालना, ठीक है। रूट अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, बट आपको a की वैल्यू दे रखी है तो प्लस आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आपका 40, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर आपको पता है तो माध्य आप निकाल सकते हैं। ऐसे तो आप जोड़ के भी, छोटी संख्या है तो जोड़ के भी निकालेंगे, पर कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n+1/2। अगर आपको निकालना है माध्य निकालना है तो क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशि, अब इनका माध्य अगर पूछा किसी ने माध्य, तो ये हो गया n+1/2 इंटू 10। 10 क्यों करा, 10 से मैंने क्या करा, इसको भाग दे दिया, क्योंकि क्या है 10 संख्या है। राशियों का योग तो ये था बटा राशियों की संख्या, तो ये 10 यहाँ पे आ गया। बस अब निकालना है, संख्या कितनी है 10 है, तो n की वैल्यू 10 इंटू 10 + 1 11 बटा हुआ 2 गुणा में 10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 11 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 5.5, मतलब माध्य कितना आ गया 5.5। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 41 41 नंबर, एक अष्टभुज में 2 भुजाओं के बीच कितना कोण होता है। तो आप सबको पता होना चाहिए 135 डिग्री होता है। कैसे आया वो अपन निकाल लेंगे। 135 n-2 180 डिग्री का एंगल अपॉन n, इस फॉर्मूले से आपका निकलेगा किसी भी बहुभुज में कोण। यहाँ क्या है अष्टभुज है, तो n बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इतना काम करना है, 8 - 2 180 बटा 8, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। 6 बटा 8 गुणा 180 डिग्री, आप ऐसे कैसे रहने दो। ये गया 3 बार में, ये गया 4 बार में, ये गया 1 बार में, ये गया 45 बार में, ठीक है। 45 दूनी 90 और 45 को 3 से करेंगे तो अपन डायरेक्ट ले जाएगा 135। वैसे भी आपको ध्यान रहना चाहिए 135 डिग्री का कोण होता है 2 अष्टभुज की भुजाओं के बीच, ठीक है। नेक्स्ट आपका 42, 80 से 20% अधिक संख्या कितनी होगी। 80 से 20% मतलब पहले तो 80 का मतलब क्या होगा, इसका 100% खुद हो गया। अब 20% इसका निकालना है।
तो 80 का अपन 20% निकाल लेते हैं और फिर उससे अधिक बोलेंगे तो उसमें ऐड कर देंगे। 80 गुणा 20 बटा 100, 1 0 से 1 0 1 0, 8 दूनी 16। 80 से 20% अधिक मतलब 16 और इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 96। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 80 से 20%, तो 80 तो खुद का 100% हो गया, तो अब 80 का 20% तो आपको निकालना है, वो आ गया 16 और 80 में आपको ऐड करना पड़ेगा, अधिक पूछा है तो 96 आपका आंसर बन गया। 43 को क्या है 444 अपॉन 629 629 को निम्नलिखित प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो डायरेक्टली इसको अपन काटा पीटी करते हैं, तो मेरे हिसाब से 12 गुणा 37 ये करेंगे ना, 12 24 12 36 12 48 12 50 12 चक्की 72 12 नाम 84 4 8 12 12 14 36 44, ठीक है। 37 से कैंसिल हो रहा है ये 12 बार में, और ये 37 से कैंसिल हो जाएगा 17 बार में, तो अपना आंसर क्या बन गया 12/17, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। खाली आपको काटना है कौन सी संख्या से दोनों आपस में कट रहे हैं, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। 44 एक पिता अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा है। 20 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र की आयु से 12 गुना बड़ा था। पिता की वर्तमान आयु आपको निकालनी है। पिता की वर्तमान आयु इन चारों में से रही होगी। अब आपको पता होना चाहिए कि आयु वाले क्वेश्चन वगैरह इनमें पॉइंटों में नहीं होते, मतलब दशमलव में अपन आधा मतलब आधा उम्र वैसे अपन बात नहीं करते कि भाई इतनी उम्र कट गई, तो कोई पूछे भाई कितनी उम्र का आदमी है वैसे ना, तो अपन इसको डायरेक्टली निकालते हैं। पुत्र की 2 गुना बड़ा था, तो सपोज करो मैं एक बार यहाँ से 34 से स्टार्ट करता हूँ। मान लो पिताजी की उम्र कितनी है 34 है, तो बेटे की उम्र कितनी होगी 17, ठीक है। अब बोल रहा 20 वर्ष पहले, तो 20 वर्ष पहले बेटे का तो कोई अस्तित्व नहीं था, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो खत्म हो गया। अब मान लो 42 साल है किसकी, पिताजी की उम्र, तो बेटे की उम्र कितनी आधी रहेगी 21 दूनी 42। अब 20 साल पहले बेटा कितने साल का रहा होगा 1 साल का, और 20 साल पहले पिताजी कितने साल के रहे होंगे 22 साल के। अब देखो आगे अपने पिता से पुत्र की आयु 12 गुना बढ़ी, 1 को 12 से गुणा करने में 22 आता है क्या, ये भी नहीं आता, तो ये भी खत्म हो गया, ठीक है, ये भी खत्म। अब बात करते हैं 44 की। 44 मैंने पिताजी की उम्र ली, पिता अपने पुत्र से 2 गुना है, तो 22 ये सन है, ये फादर है, ठीक है। 20 वर्ष पहले पुत्र कितना रहा होगा, 20 वर्ष पहले पुत्र रहा होगा 2 साल का, 2 वर्ष आएगा यहाँ पे, ठीक है। और 20 साल पहले पिताजी कितने साल के रहे होंगे 24 साल के। अब देखो इसका 12 गुना ये हो रहा है कि गुणा 12 दूनी 24 मतलब 24, ये अपना आंसर सही है। मतलब 44 साल उम्र है पिताजी की अभी, तो 20 दुगुना कितना 22 साल का पुत्र होगा, 20 साल पहले वो 2 साल का होगा, पिताजी 24 साल के होंगे, 12 दूनी 24, तो अपना आंसर आसानी से बन गया, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं। 45 रेणुका अपने घर से चलना शुरू कर पहले पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती और 4 किलोमीटर चलती है। तो रेणुका अपने घर से कितनी दूरी पर किस दिशा में स्थित है, ठीक है। सपोज कर लो ये रेणुका जी का घर है, रेणुका जी चले पश्चिम की ओर कितने, ये पश्चिम की ओर थोड़ा सीधा चलेंगे, ठीक है 3 किलोमीटर, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। ये लो साहब 4 किलोमीटर चल ली, तो रेणुका अपने घर से कितनी दूरी, तो 3 4, अभी ऐसे थोड़ी निकालते हैं दूरी, तो आप ऐसे सीधी निकाल लेंगे तो ये आ जाएगी 5। पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालेंगे 3 4 5 का पाइथागोरस त्रिक होता है, क्योंकि ये हो जाएगा आपके पास आधार, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण आप निकालेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 5 आएगा, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो आप 3 किलोमीटर दक्षिण खत्म हो गया, 3 किलोमीटर ये भी खत्म हो गया, 5 किलोमीटर पश्चिम, पश्चिम थोड़ी है, यहाँ ये घर है तो ये पश्चिम होता तो इधर होता, ये क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम इनका घर है, यहाँ से 5 किलोमीटर, ठीक है ना। तो आसानी से आप इसको देख सकते हैं, खाली बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। क्वेश्चन 46 निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात करो, ठीक है। ये सीरीज है 21 26 34 45 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए 21 से 26 पर जाओगे तो आपने कितना जोड़ा +5, 21 + 5 26, 26 से 34 जाओगे आपने जोड़ा +8, 26 + 8 34, 34 से 45 जाओगे आपने जोड़ा +11, ठीक है। +5 +8 +11, हर स्टेप पे आप देख रहे हो, यहाँ से यहाँ जाने पर +3 किया है, 8 से 11 पे +3 किया है,
अब आपके आगे जाओगे तो +3 कर दोगे, 11 + 3 कितना 14, तो इसका मतलब यहाँ पे ऐड कितना होगा 14, ठीक है। 45 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 59। तो जो हमारा क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है वहाँ हमारा जो संख्या आएगी वो है 59। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल आपका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 47। एक आदमी पूर्व दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। किधर है भाई? मुंह किए हुए, ध्यान से देखिए, ये है पूर्व दिशा की ओर, ठीक है, इसका मुंह है ये, ठीक है, ये मुंह किए हुए खड़ा है। अब कह रहे वह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत 135 डिग्री मुड़ जाता है। 135 डिग्री घड़ी की सुई के विपरीत मुड़ना चाहता है। तो ध्यान से देखिएगा, विपरीत कैसे चलोगे आप, ध्यान से देख लीजिए। ऐसे आप हमेशा चलते हो तो दायां चलते हो ये, ठीक है, ये क्या है राइट का है पूरा, और ऐसे आप चलोगे ये कंडीशन, तो ये क्या है आपकी लेफ्ट की कंडीशन है, ठीक है। तो आप जैसे ही 135 मुड़ोगे तो देखिए ये 90 तो ये हो गया, और आधा और मुड़ जाएंगे इसका, तो ये हो गया आपका 45, ठीक है। तो टोटल आपका जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक तो ये हो जाएगा 135 लेफ्ट, ठीक है। आगे कह रहे और उसके बाद उसी दिशा में 180 डिग्री मुड़ जाता है, उसी दिशा में। अब वापस इसी दिशा में, अब देखिए ये 180 जस्ट इसका विपरीत होता है, तो जस्ट विपरीत होता है तो इसका मतलब वो इधर आ जाएगा, इसको कहेंगे हम यहाँ से यहाँ तक को 180 डिग्री लेफ्ट, ठीक है, ये 180 डिग्री जस्ट लेफ्ट हो जाएगा। अब जो ये यहाँ से यहाँ आया है इस दिशा में, तो ये जो दिशा है अब उसकी ये वाली इस दिशा की ओर मुंह है उसका, तो ये मुंह है उसका, अब देख रहे हो किधर हो रहा है, दक्षिण पूरब की ओर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? दक्षिण पूरब। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखिए, अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है, तो अब उसका मुंह किधर है, मुंह करके खड़ा है वो, तो वो खड़ा है दक्षिण पूरब की ओर, तो इसलिए आपका आंसर है डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी बिल्कुल आपका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 48। यदि किसी कूट भाषा में ये कह रहा है, ध्यान से देखिए, S H E L L को U F G J N लिखा जाता है, तो कर्सर C U R S O R का कोड ज्ञात करो, ये पूछ रहा है आपसे। तो ध्यान से देखिए, फटाफट इनके ऊपर क्रमांक डाल लीजिए, जो जो लेटर हैं जिनके क्रमांक हैं आप ध्यान से देखिए। एस का 19 होता है, एच का 8 होता है, ई का 5, एल का 12, एल का 12, यू का 21 होता है, एफ का 6, जी का 7, जे का 10 और एन का 14, ठीक है। अब देखिए ये 19 और ये 21, इसका मतलब कितना जोड़ दिया +2, 19 + 2 कितना हो गया 21, ये 8 है, ये 6 है, माइनस कितना कर दिया 2, 8 में से 2 गए तो ये 6 आ गया, ये 5 और ये 7, प्लस कितना कर दिया 2, 5 + 2 7 हो गया, ठीक है। ये 12 है, ये 10 है, तो ये इसका मतलब माइनस कितना हो गया 2, 12 - 2 कर देंगे तो कितना हो गया 10, और ये 12 है, ये 14 प्लस कितना हो जाएगा 2, 12 + 2 14 हो जाएगा। इसका मतलब हर जो कंडीशन थी लेटरों की उसमें पहले +2 फिर 2 माइनस फिर 2 फिर प्लस माइनस चल रहा है, ठीक है। तो आपका चल रहा है +2 -2 +2 -2 +2, ये फॉर्मेट आगे लगातार चलता रहेगा, ऐसा है। तो यही हमें यहाँ अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करेंगे +2 फिर -2 +2 -2 +2 -2, ओके। अब ध्यान से देखिए, ये है 3 और 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 5, 5 हो गया ई का, यू का होता है 21, 21 में से 2 गए तो ये है 19, 19 हो गया एस का, आर 18, 18 + 2 करेंगे ये है 20, 20 हो गया टी का, एस है ये 19, 19 में से 2 गए तो ये है 17, 17 हो गया क्यू का, और ये ओ है 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो ये वापस 17 बन गया, 17 हो गया क्यू का, आर 18, 18 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 16, ये हो गया पी का। तो अब जो हमारा आंसर बना है वो है हमारा ES
टी क्यू क्यू पी, ये आपका आंसर बना है। ये किस ऑप्शन में है जल्दी से देखिए, ई एस टी नहीं है, ई एस टी, क्यू 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 नहीं है, ये पी है, आ गया, ठीक है, ई एस टी क्यू क्यू पी, ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। 48 का सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात करो। अभी श्रेणी दी गई है, अक्षर श्रेणी है, ध्यान से देखिए बेटा, अक्षर श्रेणी का अगला पद आपको ज्ञात करना है। ये पहले ही क्वेश्चन मार्क इसने लगा दिया है, कॉमा, के पी, एल ओ और एम एन, ठीक है, ये कंडीशन है। अब आप देख रहे हो पहला ही पद खाली है, तो ध्यान से देखेंगे ये कैसे करोगे आप। इनके ऊपर क्रमांक डालोगे, के का क्रमांक 11, पी का 16, एल का 12, ओ का 15, एम का 13, एन का 14, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, ये देखिए 11 से 12, 12 से 13, ठीक है, 16 से 15, 15 से 14। इसका मतलब हर स्टेप में आप देखोगे तो 16 से 15 -1, 15 से 14 गए -1, ऐसे 11 से 12 गए +1, 12 से 13 गए +1। अब आपको क्या करना है, ये यहाँ से दो आपको लेटर चाहिए। जो पहला लेटर आपके पास के से रिलेटेड होगा, दूसरा लेटर आपके साथ पी से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ इसका मतलब -1 आना चाहिए और यहाँ कितना आना चाहिए, +1। इसका मतलब कौन सा अक्षर होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए कौन सा अक्षर है जिसमें 1 जोड़ने पर 11 बन जाए और कौन सा अक्षर है जिसमें से 1 घटाने पर 16 बन जाए। तो देखिए आप सबसे पहले अगर हम देखें तो जे में 1 जोड़ देंगे तो जे का क्रमांक 10 और 1 जोड़ेंगे तो ये 11 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ ये 16 होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, -1 के बाद क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, 17, 17 किसका होगा, क्यू का, 17 -1 करेंगे तो 16, इसका जे क्यू क्या आ जाएगा बेटा, जे क्यू। तो यहाँ जे क्यू आपका ये अक्षर आ जाएंगे, ठीक है। और जे क्यू किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ये बी बिल्कुल आपका सही है। अब देखिए आप इसको सीधे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, सेकंड टर्म से आप ये जो विधि है हमारे जो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। ये क्रमांक है AZ, BY, CX, DW, EV, FU, GT, HS, IR, JQ, KP, LO, MN, ये अब आप देख रहे हो MN, LO, KP, ये रहे। तो अगला अक्षर क्या है, यहाँ देख रहे हो आप JQ। आप इस तरीके से ये विधि भी याद हो सकती है। ये अर्धांश के आधार पर भी आप इसका क्या दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, ठीक है भाई। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। तो 49 का आंसर है बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, किसी सांकेतिक भाषा में, ध्यान से देखिएगा बेटा, TEMP को ये कह रहे 7, 22, 14, 11 लिखा जाता है। आगे कह रहा है EXCU को ये 22, 3, 24, 6 लिखा जाता है। तो बताइए ASSU को क्या लिखा जाएगा उसी भाषा में, ये कहना चाहता है। ध्यान से आप देखिएगा पहले इस पैटर्न को। ये कह रहा है, आप देखिए इस क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे। आपको सबसे पहले ध्यान दें तो आपको आने चाहिए क्या बेटा, अर्धांश। क्या आने चाहिए, अर्धांश। जैसे अभी मैंने थोड़े जस्ट पहले आपको बताएं, आपके अर्धांश होते हैं प्रथम और द्वितीय। ये होता है A से M तक और ये होता है N से Z तक, ये अर्धांश हैं आपके। अब ये अर्धांश के ये क्या है, जैसे आप यहाँ देखोगे AZ, ठीक है, AZ ये दिखाई दे रहा है ना, AZ, BY, CX, DW, ठीक है, EF, EV, ये क्या है, EV, इवनिंग। अब ध्यान से देखना आप,
कि ये जो टर्मोलॉजी है, जैसे ए है पहले नंबर पे आता है, ये 26, ये 2, ये 25, 3, 24, 4, 23, 5, 22, ऐसे सारे अर्धांश आपको ए से एम तक हैं ये, ठीक है पूरे। अब देखिए यहाँ पे आप जैसे टी है, टी का स्थान होता है 20 और टी का जो अपोजिट लेटर है वो होता है जी, और जो ये क्रमांक 7 लिख रहा है, ठीक है। ई का क्रमांक होता है 5, ई का अपोजिट देखिए आपने उधर देख रखा है, ई का अपोजिट वी ये लिख रहा है, ये वी का क्रमांक होता है 22 ये लिख रहा है। जैसे जी का 7 है, बी का 22, एम का ये होता है 13 और इसका अपोजिट लेटर आप देखोगे ध्यान से तो बेटा ये होता है एन, ये लिख रहा 14 है। पी 16 नंबर पे पी का अपोजिट लेटर देखोगे तो ये होता है के और ये है 11 नंबर। तो इसका मतलब इनके जस्ट अपोजिट लेटर लिखे गए हैं। ऐसे देखिए ई का अपोजिट ये लिख रहा है इवनिंग, वी ये लिख रहा है बी का 22, सी का एक्स देखिए सी का एक्स ये 24 लिख रहा है। इसका मतलब इसका जस्ट अपोजिट लेटर कौन सा होता है, सी, और सी तीसरे नंबर पे। सी का अपोजिट लेटर आप देख रहे हो ये होता है एक्स, ये 24। अब देखिए यू का अपोजिट लेटर होता है हमेशा एफ और ये होता है एफ यू। देखिए अगला जो क्रमांक बनेगा वो एफ यू का ही बनता है, ठीक है। ये 6 नंबर पे आता है और ये कितने हैं 21, तो ये एफ यू। इस तरीके से इनके हम अपोजिट लेटर लिखेंगे, अपोजिट। तो ये अपोजिट लेटर आपको याद आने चाहिए बेटा, मैंने आपको खूब पढ़ा रखे हैं। ए जेड, जेड का क्रमांक कौन सा होगा 26। एच एस हाई सेकेंडरी ये 8, एच एस हाई सेकेंडरी 8, एफ यू 6। तो आपका जो क्रमांक बना वो बना 26 8 8 6, 26 8 8 6। ये आपका आंसर तैयार हो गया, 26 8 8 6। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। तो 50 का आंसर ए इज करेक्ट, ओके।